कैसे आप सब। वीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं विवेक शुक्ला। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो राज्य के नीति निहित तत्व है। इसके पहले हमने आपको मूल अधिकार के बारे में बताया था। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निहित तत्वों में जो अंतर है वो हम आपको बताएंगे। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति तत्वों में अंतर ये है कि मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, जबकि राज्य की नीति निहित तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। पूरी बात बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि ये जो राज्य के नीति निहित तत्व हैं ये आयरलैंड एक देश है, वहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। और भाग 1 उसमें राज्य के बारे में बताया गया, संसद के कार्यों के बारे में बताया गया। संसद नए राज्यों का सीमांकन कर सकती है, नाम बदल सकती है, ठीक है, नए राज्यों को अपने मिला सकती है, ये चीज़ें बताई हैं। और उसके बाद जो है ना, ये 1 से 4 तक है। उसके बाद भाग 2 में बताया गया है 5 से 11 तक है। इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो भाग 3 है ना, भाग 3 में आपको बताया गया है कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार देश के नागरिकों को दिए गए हैं, जबकि राज्य के नीति निषेध तत्व जो हैं वो राज्य के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार को इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से भाग 4 की जो बात की जाए, भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक। तो आइए देखते हैं 36 से 51। तो राज्य के नीति तत्वों में बताया गया है, इन्हें कहते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। जैसे कि पता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी राज्य की किस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए, राज्य सरकार के जो कर्तव्य है किस प्रकार के हमारे नागरिकों के प्रति होने चाहिए, देश प्रदेश के नागरिकों के प्रति होने चाहिए। तो आइए देखते हैं भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। 36 में राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य की परिभाषा, कोई भी चाहे वो कोई क्षेत्र विशेष का टुकड़ा हो, चाहे कोई फर्म हो, कोई भी चीज है जो स्वायत्त है, संप्रभु है, वो राज्य है, ठीक है। ये 36 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 37 की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए तुरंत बता दिया गया है कि ये जो अधिकार हैं, मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, लेकिन जो राज्य के नीति निषेध तत्व जो हैं ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इनका पालन नहीं करती है तो इसके दम पर आप इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं सामाजिक आर्थिक और न्यायिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी स्टेट गवर्नमेंट को प्रत्येक जो नागरिक हैं, प्रदेश के जो रहने वाले हैं, उनके लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय बराबर होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि संसाधनों, अनुच्छेद 39, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य समान वेतन। इसका मतलब ये हुआ कि संसाधन किसी एक आदमी के पास नहीं होने चाहिए, नहीं तो सबके सब गरीब हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं कि एक ही आदमी के पास दे दिए जाए तो सब एक ही अमीर हो जाएगा। इसका मतलब सबके पास समान जीविकोपार्जन है, संसाधन होने चाहिए, ठीक है। एक किसी व्यक्ति का उस पर प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। समान कार्य समान वेतन, यानी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, समान कार्य है तो उसी प्रकार से वेतन है। यानी जो जेंडर की जो अंतर है उसके अंतर में कुछ नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय देना, अवसर समान है वैसे न्याय सबको मिलेगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 40, ये इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया, स्थानीय शासन के बारे में बताया गया, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन किस प्रकार से वैसे बताया गया है। अनुच्छेद 41, कुछ दशा में कार्य, अगर आपको इमरजेंसी है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कार्य मिलना चाहिए, ठीक है। आप मतलब ये समझ लीजिए कि मिलना चाहिए। और आपको बता दें ये जो राज्य के नीति तत्व हैं, इनकी जो भावनाएं हैं ये हैं कल्याणकारी, गांधीवादी, सामाजिक, आर्थिक,
और राजनीतिक। राजनैतिक जिस प्रकार से गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, कल्याणकारी मतलब सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सब जगह समान कर्तव्य होने चाहिए गवर्नमेंट के। ठीक है, तो कुछ दिशा में कार्य, जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा में 3 महीने या 120 दिन का कार्य देते हैं सब। ठीक है, जो ग्राम के प्रधान जी होते हैं। अनुच्छेद 42 कहता है कार्य न्याय संगत मानवीय। कार्य तो दे दिया आपने, कार्य तो दे दिया, लेकिन वो कार्य मानवीय होना चाहिए। ठीक है, जानवरों की तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मानवीय होना चाहिए, यानी मानवीय दशा होना चाहिए, न्याय संगत और मानवीय दशा। ठीक है, फिर हम देखते हैं 43, अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी कुटीर, यानी मजदूरी इतनी मिले कि निर्वाह हो जाए, रोजी रोटी चल जाए। फिर मजदूरी हो, निर्वाह हो, इतनी मिले कि निर्वाह हो जाए, मजदूरी, कुटीर उद्योग, छोटे मोटे धंधे स्थापित कर सकें। अनुच्छेद 44 समान नागरिक। समान नागरिक, इसको याद करने का बहुत विशेष तरीका होता है। 4 HR यानी ये समान है। समान नागरिक संहिता, हालांकि ये विवादित है, इस पर काम चल रहा है, अभी हो नहीं पाया है। तो सभी नागरिकों के लिए समान संहिता माने कानून, सभी नागरिकों के लिए समान संहिता, समान कानून होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 45 यह कहता है 6 वर्ष से कम आयु शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 6 वर्ष से कम आयु की बात की गई। वैसे मूल अधिकार में 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, उसमें कहा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन यहाँ 6 वर्ष से कम। ठीक है, लेस देन 6 ईयर, जीरो तो हो नहीं सकता जब से बच्चा होश संभाले। ठीक है, मान लीजिए हम 2 से 6 वर्ष तक जो बच्चे हैं, इनका कर्तव्य है, राज्य सरकार का एक कर्तव्य है कि इनको शिक्षा जरूर दिलाई जाए। ठीक, अनुच्छेद 46 कहता है SC/ST जनरल, यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, ST शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति, जनरल सामान्य लोग। ठीक है, इनकी शिक्षा, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, मतलब ये है इनके इस क्षेत्र में, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, कुछ भी हो, शिक्षा, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय सबके लिए समान अवसर, सब बराबर होना चाहिए। 47 मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य, यानी स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि मदिरा बंद करें, शराब, स्मोकिंग वगैरह बंद करें। अगर ये शराब बंद करेंगे, धूम्रपान निषेध कर देंगे, तो क्या होगा, अच्छा पोषाहार मिलेगा। ठीक है, और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 48 में कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु। जब आप शराब नहीं पियेंगे, आप दुर्व्यसन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, आप कृषि करेंगे, खेती करेंगे, उसके बाद पशुपालन करेंगे, पशुओं का पालन करेंगे, और दुधारू पशु पालेंगे, खा पी के खूब हष्ट पुष्ट होंगे, और देश का अच्छे से विकास करेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में अच्छे से सोचेंगे, भलाई करेंगे उसकी। अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण संरक्षण। अब जब खा पी चुके, ठीक है, अब हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे, पर्यावरण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, गवर्नमेंट जिनको राष्ट्रीय स्मारक कहा है, जैसे लाल किला है, इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ताजमहल है, लखनऊ का इमामबाड़ा है, ये सारी चीजें जो हैं, इनमें क्या है, इनमें जो है हमें स्मारकों का संरक्षण करना चाहिए। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथककरण, यानी कार्यपालिका आपने पढ़ा है संसद के अंगों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है कि कानूनों का क्रियान्वयन करवाना, और न्यायपालिका का काम है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करना। ठीक है, तो यानी अब कार्यपालिका यानी इम्प्लीमेशन सिस्टम, कार्यप्रणाली वाले, और न्यायपालिका यानी इनका अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वृत्ति। जब अपने देश को सुधार करेंगे तो तभी अपने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे, देश में शांति क्या, पूरे विश्व में शांति हो। ठीक है, तो आज का जो राज्य के